दोस्तों, आज है फ्राइडे और आज है दिन फ्राइडे चैलेंज का। यानी कि वो खेल, वो गेम जो हर फ्राइडे को मैं और मेरी मंडली के सदस्य खेलते हैं। इसमें मैं एक वाक्य देता हूँ और उसी वाक्य से शुरू करके अलग अलग राइटर्स लिखते हैं अलग अलग नन्ही कहानियाँ। आज का वाक्य है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य स्मृति सचदेवा ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अरुण ने हमेशा की तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो मैं उससे उलझ पड़ी। ऐसा बस 3 तरह के लोग कहते हैं अरुण, या तो वो लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है, या फकीर, या फिर आलसी लोग जो पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हो। मेरे और अरुण के बीच आए दिन यही बहस छिड़ जाती थी। हमारा मसला ये था कि अरुण अपनी मीडियोकर लाइफस्टाइल से खुश था और मुझे हमेशा से चमकती चीजें अपनी ओर खींचती आई थी। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सोशल स्टेटस, एक ऐसी जिंदगी जिससे लोग रश्क करें। मुझे ये सब चाहिए था और अरुण, वो तो बारिश के मौसम में भुट्टा खा के खुश हो जाया करता था। सर्दियों की अलसाई दोपहरों में छत पर बैठना, मुझसे सर पर मालिश करवाना, जैसे उसे जिंदगी का सारा सुख दे दिया करता। रात में सैर करते हुए किसी अनजान गली की तरफ मुड़ जाना और वहां रात की रानी की खुशबू से मुलाकात हो जाना उसका चेहरा खिला दिया करता था। पैकेज तो अच्छा ऑफर कर रहे हैं यार, मगर स्टार्टअप्स में बहुत काम होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं होगा, अरुण अनमना होकर कहता। अरुण, यही तो टाइम है ना काम करने का, पैसे कमाने का, रिस्क लेने का। बाद में फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तब कहाँ से हो पाएगा ये सब। मैंने उसे वो नौकरी करने पर मजबूर किया जो वो नहीं करना चाहता था, वो जिंदगी जीने पर मजबूर किया जो वो नहीं जीना चाहता था। उसे शायद शुरुआत में इतना काम करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वक्त के साथ उसको काम करने की लत लग गई थी। अब वो किसी वीकेंड फ्री हो जाता तो परेशान हो जाता था, जैसे लैपटॉप हाथ में ना हो तो कुछ अधूरा होता हो। वो खाना पीना सब भूल जाया करता। अरुण जीना भूलता जा रहा था। वो जिस तरह तरक्की की, पैसा कमाने की बातें करता, मुझे लगता जैसे मैं उसे जानती ही नहीं हूं। ये तो मेरे जैसा हुआ जा रहा था। फिर एक सुबह बाथरूम से जोरों की आवाज आई। मैं दौड़ के गई तो देखा अरुण चक्कर खाकर गिर पड़ा था। मेरी जान मानो हलक को आ गई हो। हड़बड़ी में मैंने अरुण के एक डॉक्टर दोस्त को फोन करके जल्द से जल्द घर बुलवा लिया। क्या बात है भाई, स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है आजकल? बीपी इस तरह ड्रॉप होना नॉर्मल तो नहीं है यार। एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है कंपनी को, तो क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन चल रही है, बस उसी के काम में लगे रहते हैं दिन रात। ये प्रोजेक्ट मिल गया ना तो मेरा प्रमोशन पक्का है, अरुण कहता जा रहा था और मैं उसको देख रही थी। कैसी अजनबियत सी लग रही थी उसकी बातों में, जैसे ये अरुण ना हो, ये तरक्की की खुमारी में कोई और ही बात कर रहा हो। अरुण, मैंने कहा तो मेरा गला रुंधने लगा। उस पल में शायद कोई टीस उठी, कोई पछतावा बह निकला, मेरी रुलाई फूट पड़ी। आज मुझे अरुण से वही कहना था जो वो मुझसे कहा करता था, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हरप्रीत हौले से बुदबुदाई तो मंजीत ने जोर से थाली धकेली और चिल्लाया, पैसा ही सब कुछ होता है। दुनिया में हर चीज पैसे नाल खरीदी जा सकती है। तू जैसे कैसे समझेगी ये बात? जीने का शऊर है नहीं, 4 सलवार कुर्तियों में जिंदगी गुजारने को राजी है। दाल में मक्खन डलाओ ना डलाओ तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे पड़ता है, सुन ले और समझ भी ले अच्छी तरह। वो दरवाजा पटक के चला गया। सांकल देर तक बजती रही। हरप्रीत की पलकों से 2 बूंदें गिरीं और मोतियों की तरह फर्श पर बिखर गईं। कमरे में बिखरे कांच के टुकड़े बीन कर उसने डस्टबिन में डाल दिए।
उंगलियों की पोरों पर चुभ गई बारीक किरचों को अनदेखा कर दिया, मगर जो किरचें मन में चुभी उनको वो कैसे अनदेखा करती। 2 बरस पहले वो ब्याह के आई तब जिंदगी उसको अच्छी लगी थी। छोटा सा घर था, मंजीत का अपना एक ट्रक था जिसे वो खुद ही चलाता था। कई कई रातें पति के बिना तारे गिनते गुजरती थीं, लेकिन उसे कोई मलाल नहीं था। खुश रहने लायक मंजीत कमा लेता था और हरप्रीत बड़ी समझदारी से थोड़े बहुत पैसे बचा भी लेती। सुकून था, पर यह सुकून सिर्फ हरप्रीत के दिल में था। मंजीत के पांव तो चादर से बाहर निकले जा रहे थे। वो कोठी के ख्वाब देखता, वो कोठी के आगे ट्रकों की कतारों के ख्वाब देखता, और धीरे धीरे वो उन सोने के हिरनों के पीछे दौड़ने लगा। जल्दी और ज्यादा पैसा कमाने के लिए सीधे रास्ते छोड़ दिए। मंजीत अपने ट्रक में शराब उन जगहों पर पहुंचाने लगा जहां शराब की बिक्री अवैध थी। पंजाब से गुजरात के फेरे लगाने लगा था उसका ट्रक। मंजीत के ना होने पर हरप्रीत गुरुद्वारे जाती, ग्रंथ साहब पर मत्था टिकाकर जार जार रोती, दुआएं मांगती। उसके लौटने का समय आता तो वो अच्छा अच्छा खाना पकाकर घर को और खुद को संवार कर उसका मुस्कुरा के स्वागत करती। उसे लगता अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो गलत काम ना करने की बात छेड़ती तो मंजीत बावला हो जाता। पैसा क्या तुझको काटने दौड़ता है? झल्ली कहीं की। वो तो नक के उठ जाता। हरप्रीत पास आती तो उसे परे धकेल देता। मैनू अब तेरे नाल नहीं रहना। एक दिन हरप्रीत ने फैसला सुना दिया और निकल गई उस घर से जहां उम्र गुजारने की चाह लिए आई थी। जा, चली जा, चली जा। 4 पैसे खुद कमाएगी ना तब समझेगी पैसे का मोल। अभी बैठे बैठे खा रही है ना, तभी है सारी अक्कड़। देखे कितने जाएगी, कैसे कमाएगी, लौट आएगी 4 दिन में। मंजीत लापरवाही से ग्लास में शराब उड़ेलता हुआ बोला। हरप्रीत की आंख भर आई थी। दिल आज तक भरा हुआ है पर वो नहीं लौटी। मंजीत के कई बार बुलाने पर भी नहीं। माँ के घर आई तो सबने आस बंधाई। वक्त बीता तो दुख तलहटी पर बैठने लगे। धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत बढ़ी तो घर से थोड़ी दूर हाईवे पर एक छोटा ढाबा खोल लिया। हाईवे पर से गुजरते ट्रकों को देखती तो मंजीत याद आता, लेकिन वो कभी दिखता नहीं। गलत काम करने वाले हाईवे पे नहीं ना गुजरते। उसकी बीजी कसमसा के कहती तो हरप्रीत को मंजीत की लालची सूरत याद आ जाती और उसका कहा हुआ भी, पैसा सब कुछ होता है। उस रोज तेज ठंड थी। शाम ढलते ही ट्रकों की कतारें लगने लगीं। हरप्रीत टेबलों पर बिल लेने गई तो मंजीत दिख गया। कटोरी से पनीर का आखिरी टुकड़ा खा रहा था। हरप्रीत को देख के उसकी आंखें चमक गईं। मूछें साफ करता हुआ बोला, कैसी है? डब्बा चला रही है? इतना शौक है भट्टी मसालों का तो चल मेरे नाल, बढ़िया कैफे शैफे खुलवा दूंगा। हरप्रीत ने खामोशी से बिल उसके सामने धर दिया। मंजीत ने उसकी कलाई पकड़ ली और लाड जताते हुए बोला, बिल मुझसे भी पैसे लगी? रिश्ते का तो लिहाज कर। हरप्रीत ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और आहिस्ता से बोली, रिश्ता विश्ता कुछ नहीं, पैसा निकाल। तू तो जानता है ना, पैसा ही सब कुछ होता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य हर्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान को थोड़ा तो ग्राउंडेड होना चाहिए ना यार। पैसे की चमक दमक ने रिद्धिमा को बिल्कुल बदल दिया है। अरे उसे देख के मुझको यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारा बचपन शास्त्री नगर के उस तंग मोहल्ले में एक साथ गुजरा है। सुरभि रोमिल के हाथ में कॉफी मग पकड़ाते हुए बोली, सुरभि मुझे लगता है तुम ज्यादा जजमेंटल हो रही हो। सब लोग टाइम के साथ थोड़ा बदल जाते हैं। क्या तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी बचपन में? रोमिल लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए बोला, अरे उसके घर जाके मुझको लगा जैसे उसने वहाँ ना मुझे अपनी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए बुलाया था। बहाने से कभी वो अपनी डायमंड की अंगूठियां दिखा रही थी, कभी पूछ रही थी कि हम कितनी फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, और फिर मेरे सुने बिना ही उसने मुझको अपनी घूमी हुई कंट्रीज की लिस्ट गिना दी। सच कहूं ना तो मुझे हंसी भी आ रही थी उसकी बातों पे। मतलब इतना शो ऑफ कौन करता है? सुरभि कॉफी का घूंट लेते हुए बोली, अच्छा सुनो, मैंने वीकेंड पे रिद्धिमा और उसके पति को चाय पे इनवाइट किया है। सुरभि बिस्किट का डिब्बा खोलते हुए बोली, लेकिन जब तुम्हारी उससे जम नहीं रही तो क्यों बुला रही हो? रोमिल ने पूछा। अरे बचपन की सहेली है। जब तेल चुपड़े बालों में 2 चोटी लगा के मेरे साथ गली में पिट्ठू खेलती थी ना, तब से जानती हूँ। ऐसे कट ऑफ भी नहीं कर सकती ना। अभी थोड़ा उड़ रही है, ले आऊंगी उसको जमीन पे। सुरभि शरारत से बोली,
देखते ही देखते शनिवार भी आ गया। सुरभि दिन भर से स्नैक्स बनाने में लगी थी। चाय पे बुलाया या डिनर पे? रोमिल कटलेट खाते हुए बोला। रोमिल, जरा वो टी शर्ट निकाल दो ना जो दिवाली पे रोड साइड से खरीदा था। कौन सा? रोमिल ने पूछा। ओहो, वही सफेद कप जिन पे हल्के गुलाबी रंग के फूल हैं। एक ही तो ढंग का सेट है हमारे पास, सुरभि बोली। हाँ तो हम चाय भी कहाँ पीते हैं? रोमिल कप निकालते हुए बोला। बेल बजते ही सुरभि दरवाजे की तरफ लपकी। रिद्धिमा अकेले ही आई थी। उसके पति को कुछ जरूरी काम आ गया था। रिद्धिमा सोफे पर बैठते हुए बोली, डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि क्या गिफ्ट लूं। बड़ी मुश्किल से एक क्रिस्टल का सेंटर पीस पसंद आया है। संभाल के रखना, काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाँ हाँ, अब तो लाइफ की सबसे मुश्किल चीज़ यही है। भूल गई स्कूल फेयरवेल में मेरी दीदी की साड़ी पहनी थी? सुरभि मन ही मन बुदबुदाई। तब तक रोमिल चाय और स्नैक्स लेके आ गया। अरे, बड़े सुंदर कप हैं। रिद्धिमा चाय का घूंट भरते हुए बोली। सुरभि हौले से मुस्कुराई, फिर बोली, हाँ हम लोग लास्ट ईयर इटली गए थे ना, वहीं से लाए। बहुत महंगे थे लेकिन दिल आ गया था तो ले लिए। आखिर टेस्ट भी कुछ होता है ना, पैसा ही सब कुछ थोड़े होता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य तरंग सिन्हा ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उसने कहा तो मैं थोड़ा चिढ़ गई। ये डायलॉग अक्सर वो लोग ही क्यों मारते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है? मेरे बगल में बैठा वो शख्स पैसे वाला था, इतना तो मैं समझ गई थी। यूं तो वो अजनबी था। आधे घंटे पहले जिस टैक्सी में मैं घुस गई थी वो वहां पहले से बैठा हुआ था। भैया चलो, मैंने ऐसे कहा था जैसे वो गाड़ी मैंने ही बुक की थी। सीट पे बैठे इस अजनबी ने मुझे अजीब नज़रों से देखा तो मैं झेप कर बाहर निकलने लगी। दैट्स ऑलराइट, मौसम बहुत ख़राब है, बारिश होने वाली है, वी कैन शेयर द कैब, उसने कहा। फिर तुरंत किसी को फ़ोन करके अपनी अचानक बंद पड़ चुकी गाड़ी को गराज ले जाने का आदेश दिया था। हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चली होगी कि मूसलाधार बारिश ऐसी बरसी कि सब कुछ थम सा गया। आखिर मुंबई की बारिश थी, उसके एक इशारे पर पूरा शहर रुक जाया करता है ना। हमारी टैक्सी सड़क पर जमी थी, वो न अब आगे जा सकती थी न ही पीछे। तो मैंने सोचा कि बातचीत ही आगे बढ़ाई जाए। बातचीत बढ़कर पैसे तक आ गई थी। सो यू डोंट अग्री? उसने कहा तो मैं चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। अग्री विथ व्हाट? यही कि पैसा सब कुछ नहीं होता, उसने कहा। आप ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप पैसे वाले हैं और आपके पास सब कुछ है। पैसा होना सब कुछ होना होता है? उसने मेरी आंखों में झांक कर पूछा। मुझसे पूछे, बताइए। मैं कुछ कहती इसके पहले बाबा का फ़ोन आ गया। उनकी आवाज़ में फ़िक्र थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक थी और आने में देर हो जाएगी। जैसे फ़ोन बैग में रखकर मैंने कहना शुरू किया, जैसे मेरे पास अगर बहुत सारे पैसे होते तो मैं थोड़े से पैसों के लिए इतनी माथापच्ची नहीं करती। अपने आई बाबा का अच्छे से ख्याल रख सकती थी। उनको वेकेशन पे ले जाती जैसे सब ले जाते हैं। वो मेरे फ्यूचर को लेकर इतने फिक्रमंद नहीं होते। फेयर इनफ। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो बोला, अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। बारिश रुकी तो धीरे धीरे हमारा सफ़र फिर शुरू हो चला। शाम गहराने लगी थी। आई और बाबा का 10 बार फ़ोन आ चुका था। आप पहले इनको ड्रॉप कर दें, उस अजनबी ने ड्राइवर से कहा। पर आपका एरिया पहले आता है, मैं बोल पड़ी। नॉट अ प्रॉब्लम, उसने मुझ पर सरसरी सी निगाह डालकर कहा और फिर सामने देखने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद टैक्सी मेरी बिल्डिंग के बाहर रुकी। बाय, आई बाबा को अब जाके चैन आएगा, मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। मैं टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और खिड़की से झांक कर कहा, थैंक यू सो मच। मेरी वजह से आपको परेशानी भी हुई और देरी भी। आपके घर वाले भी आपका इंतज़ार, मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। जब मैं 17 साल का था तो मॉम और डैड एक साथ चले गए। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी तैर गई। फिर बोला, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तनिक हमारी विपदा समझिए ना राय साहब। उस छोटे से जमीन के टुकड़े पे जो उगता है उसी से चूल्हा जलता है।
आप भी तो गाजर मूली ले जाते हैं खेत से, आपसे क्या छुपा है? सरजू दोनों हाथ जोड़े सरकारी दफ्तर की उस खिड़की पर खड़ा था जहां पहचान पत्र बनते थे। उसकी बिटिया का दाखिला कस्बे के स्कूल में हुआ था, लेकिन वो लोग फोटो वाला सरकारी पहचान पत्र मांग रहे थे। बबुलिया गांव ही इतना पिछड़ा था कि वहां के सरकारी स्कूल में न कभी कोई कागज लगा न पत्तर। सारे लेन देन जवान के भरोसे होते थे। ऐसे में कहां से लाता सरजू अपनी बेटी का फोटो वाला पहचान पत्र? खिड़की के उस तरफ बैठे राय साहब हुमक कर बोले, सरजू ये खेत वाली बात ना करो हमसे। हम क्या तुमसे मांगने आते हैं गाजर मूली? तुम देते हो प्रेम से, और जब तक तुम कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं दिखाते ये कैसे बनेगा बताओ भाई? अरे कुछ कायदे नियम होते हैं कि नहीं? सरजू ने अपनी पन्नी से स्कूल वाला कागज निकालकर सामने रख दिया। राय साहब ने उस पर नजर डाली। अरे इसमें तुम्हारी तस्वीर थोड़े है, तुम्हारा पैन कार्ड है? सरजू ने हिचकते हुए पूछा। ये पैन कार्ड क्या होता है राय साहब? राय साहब की दबी हंसी के पीछे उनका मजाक साफ दिखाई दे रहा था। उनके पीछे वाली कुर्सी पर बैठी औरत मुड़कर बोली, अरे पासपोर्ट होगा, वो देखिए, फिर तो काम ही बन गया। राय साहब की हंसी फूट पड़ी। सरजू को लगा जैसे वो इसी वक्त यहीं पर दफन हो जाए। ये क्या कागज थे सारे? पैन कार्ड, पासपोर्ट, उसकी समझ से सब परे था। और कब बनाते हैं इनको? आज उसे बहुत छोटा महसूस हुआ। सरजू आंखें झुकाए खड़ा रहा। राय साहब ने हंसी समेटते हुए पूछा, अच्छा ला तेरा राशन कार्ड ला, वो तो होगा। सरजू ने हाथ जोड़ लिए। नहीं राय साहब, वो दुकानदार तो सालों से ऐसे ही राशन देता रहा, बिना कार्ड के। बोलता था कि कार्ड बनाने में बहुत पैसा लगता है, इससे अच्छा तुम हमको अठन्नी ज्यादा दे दो और राशन ले जाओ। तब पता होता कि बिटिया की पढ़ाई में ये कार्ड ही बाधा बनेगा तो बनवा लेते ना। राय साहब अब भड़क गए। यार एक कागज नहीं है तेरे पास, कैसे बनाऊं पहचान पत्र है? देख सरजू, हंसी ठिठोली की बात नहीं है। बिना किसी कागज के ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ एक रास्ता है, राय साहब ने हथेली खुजलाते हुए कहा। 1000 रुपए ला के रख दे तो कुछ करता हूं। सरजू जमीन की ओर देखता रहा। एक गड्ढे के पास से गुजरती चींटी को उस गड्ढे में छिपे एक बड़े से कीड़े ने धड़ दबोच लिया था। अब उसका बचना नामुमकिन था। बार बार बिटिया का चेहरा आंखों में भर जाता। बबुलिया गांव की सड़क किनारे ही सरजू का खेत था। उस सुबह उसने राय साहब की स्कूटर को दूर से देख लिया। उनके पीछे कोई बड़े साहब बैठे थे। सरजू ने अब हिम्मत जुटा ली थी। दोपहर को सरजू फिर से सरकारी दफ्तर पहुंच गया, गाजर की टोकरी लेके। पहले तो चपरासी उसको बाहर से भगा रहा था, लेकिन गाजर की टोकरी देख के बोला, साहब के घर रख दे, आज अंदर मत घुसना, बड़े साहब आए हैं। सरजू ने टोकरा एक कोने में टिका दिया और एकदम से राय साहब के कमरे में घुस गया। साहब ये गाजर का टोकरा रख दिया है हमेशा की तरह। राय साहब एकदम से सकपका गए। कुर्सी पे बैठे अपने बड़े अफसर के सामने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ती हुई नहीं देख सकते थे वो। उन्होंने झूठी हंसी ओढ़ ली। अरे सरजू, इतना प्यार मत जताया करो भाई, है? अच्छा अब ले आए हो तो बड़े साहब को भी खिला देंगे गाजर का हलवा। कुर्सी पे बैठा बड़ा अफसर सरजू को घूर रहा था और राय साहब को भी। सरजू ने मेज पर एक लिफाफा रख दिया और सीना फुलाकर बोला, और जो 1000 रुपए आपने मांगे थे ना, वो भी जुटा लिए हैं। अब बिटिया का पहचान पत्र लेने 2 दिन बाद आ जाए ना। वो बड़ा अफसर एकदम से बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं भाई, ये लिफाफा ले जाओ, इस सब के पैसे नहीं लगते, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों राय? राय साहब ने सर झुका लिया और सरजू लिफाफा लेकर बाहर निकल आया। उसने वो खाली लिफाफा मोड़कर जमीन पर फेंक दिया और मुस्कुराने लगा। फिर खुद ही बुदबुदाया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बस इतनी सी थी ये कहानी। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। चच्चा ने अपने भतीजे राशिद के कानों में बुदबुदाकर इतनी गहरी सांस ली कि उनके फेफड़े झंझना गए। दबी दबी निगाहें उन्होंने उस पर्दा नशीन मोहतरमा पर भी डाली जो सामने सोफे पर जाहिरा की बगल में बैठी थी, वही जिन्होंने हल्के नीले साटन का नफीस बुर्का पहना था जिस पर मोतियों की लड़ें लटक रही थीं। अरे यही तो थी वो नाजुक बदन जो जाहिरा के साथ अक्सर उनकी दुकान के सामने से गुजरा करती थी। शायद वो जाहिरा की कोई रिश्तेदार जैसे बड़ी आपी या मौसी या फुआ रही होंगी।
कोई हजरत कभी उनके साथ दिखे नहीं तो वो शादीशुदा तो हरगिज नहीं हो सकती। कोई 10-15 दिनों पहले इस सिचुएशन में अचानक बदलाव ये आया था कि अब चच्चा की दुकान के सामने उन मोहतरमा की कभी कमर लचक जाती, कभी एड़ी मुड़ जाती, तो कभी गर्मी में एक आध चक्कर भी आ जाते हैं। इधर वो जरा ठिठकती, उधर से ऐन उसी समय चच्चा भी किसी को हड़काने या कुछ नहीं तो पीक थूकने के बहाने छलांग मार के बाहर निकल आते। बुरके की जाली के आर पार दबी ढकी निगाहें दो चार होती, फिर जाहिरा का हाथ थामे वो मोहतरमा आगे बढ़ जाती और इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया टाइप को शेर उछालते हुए चच्चा दुकान में लौट आते। उन चंद मुलाकातों के बाद जब जाहिरा के घर से उनके भतीजे राशिद के लिए रिश्ता आया तो चच्चा का पाव भर का दिल पसलियों में उछलने लग पड़ा। अब तो उन्हें किसी तरह राशिद और जाहिरा का निकाह करवाना था ताकि आने जाने और आपसी मिलने मिलाने के बहाने बने रहे हैं? ताकि इस दौरान कभी उस नाजुक बदन के दीदार हो सके और किस्मत चमके तो कुछ गुफ्तगू वगैरह भी हो सके हैं? इस ख्याल भर से उनके भीतर कहीं जल तरंग टुनटुनाने लगी थी। अब इस उम्र में इतनी सी ख्वाहिश बहुत थी। सो आज वो खुद जाहिरा के यहाँ आए थे ताकि हर हाल में राशिद को निकाह के लिए राजी कर सकें। राशिद ने घर की बिगड़ी माली हालत, बेरंग पर्दों पे नजर दौड़ाई तो चच्चा ने फौरन दौलत वौलत को लानत भेजी। उन्होंने गाल में दबी गिलौरी चुभलाई, बरखुदा सिर्फ पैसा नहीं, लड़की की शक्ल सूरत, चाल चलन ये सब भी तो माफिक होना चाहिए। और माशाल्लाह जाहिरा बिटिया बड़ी नेक सीरत लग रही है। धीरे धीरे उनकी फुसफुसाहट में उतावली आने लगी। अब तुम फटाफट शादी को हाँ कर दो बेटा। दबाव पड़ने पर राशिद ने उनको गौर से देखा। जब से जाहिरा के यहाँ से रिश्ता आया था चच्चा में बदलाव आते जा रहे थे। अरे टोटल मेकओवर हो रहा था उनका। चंद बचे खुचे अधपके बाल अब खिजाब में नहाकर संवर उठे थे। कौवा हंकने से बदन पे ट्रंक से झाड़ पोंछ के निकाले अचकन टंगने लगे थे और झुकी टहनी सी पीठ अब कमान सी तन गई थी। चेहरे की उबड़ खाबड़ सलवटों पर लुनाई आने लगी थी और तो और उनकी कर्कश वाणी में अब गालिब और मीर घुलने लग पड़े थे। इस बीच राशिद की तीखी नजरों से असहज होकर चच्चा ने उनको कोहनी मारी। अरे हाँ कीजिए ना। राशिद ने एक बार फिर भरपूर नजर जाहिरा को देखा और फिर मुस्कुराते हुए रजामंदी दे दी। अरे मुबारक मुबारक के शोर के बीच जाहिरा के पास से वो मोहतरमा उठी और मिठाई का थाल उठाकर आहिस्ता आहिस्ता सबको बांटने लगी। तभी गजब हो गया। उन महजबी का नीला नकाब जरा सा खिसक गया और दीदार के चांस को चच्चा इधर लपके कि सन्न रह गए, गश खा के गिर पड़े। वो हसीन नाजनीन जाहिरा की दादी निकली। बस भैया इतनी सी थी ये कहानी।